मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने जेनेटिक्स के बारे में बताया, फिर इनहेरिटेंस के बारे में बताया, वेरिएशंस, हेरिडिटी, होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, टेस्ट क्रॉस एंड पनेट स्क्वायर, इन सब के बारे में डिफाइन किया था कि इन टर्मिनोलॉजी का यूज किस तरीके से आपको करना। उसी टर्मिनोलॉजी को आज आगे बढ़ाते हुए मैं डिस्कस कर रहा हूं कुछ और टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर के सब टॉपिक्स में हमें काम आई। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका मीनिंग ध्यान से समझे बेटा क्या है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम पार्शियल डोमिनेंस भी बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी पोजीशंस होंगी जहां पर इनकम्प्लीट वर्ड नहीं देगा और पार्शियल डोमिनेंस, इसका मतलब दोनों ही क्या है? सिमिलर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मीनिंग है F1 phenotype does not resemble either of the two parents and it is in between the two. Means F1, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले F1 देखना पड़ेगा इसके। तो F1 phenotype does not resemble, F1 phenotype does not resemble। बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको इसके लिए क्या है? F1 देखना पड़ेगा। F1 phenotype does not resemble either of the two parents, either of the two parents, either of the two parents। F1 phenotype does not resemble either of the two parents, किसी भी पेरेंट से सिमिलर नहीं होगा। तो क्या होगा? It is in between the two and it is in between the मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? F1 की बात कर रहे हैं। अब आपको यह पता है F1 कैसे ऑब्टेन करेंगे? F1 कैसे ऑब्टेन करेंगे? ये हमारे पास एक पेरेंट है, ये हमारे पास दूसरा पेरेंट है और इस पेरेंट से सबसे पहले हम क्या करेंगे? गैमिट बनाएंगे, उन गैमिट्स को क्रॉस करवाएंगे, तब जाकर हमें क्या मिलेगा? F1 मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं F1 phenotype does not resemble either of the two parents। इसका मतलब हमें इसका फिनोटाइप आइडेंटिफाई करना, और ये जो फिनोटाइप है ये इससे और इससे किसी से भी रिजेंबल नहीं करता, मीन्स किसी से भी सिमिलर नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूं कि ये एक पेरेंट है, ये रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स इस पेरेंट का फिनोटाइप क्या हो गया? रेड। इस पेरेंट का फिनोटाइप फॉर एग्जाम्पल ये मान के चल रहा हूं इसका है व्हाइट,
जब ये क्रॉस करें और ये मान के चले कि जब ये क्रॉस करके यहां पर पिंक फॉर्मेशन करना शुरू कर दे, इट मीन्स मैं कह सकता हूं रेड को कुछ टाइम के लिए हम ये मान लेते हैं दिस इज डोमिनेंट पार्ट, और व्हाइट को कुछ टाइम के लिए हम ये मान लेते हैं दिस इज रिसेसिव पार्ट। मैं कह सकता हूं एक पेरेंट क्या हो गया डोमिनेंट, एक पेरेंट क्या हो गया रिसेसिव, और उसका फिनोटाइप कैसा है रेड एंड व्हाइट रेस्पेक्टिवली। लेकिन जरा ये सोच के देखिए, ये रेड और व्हाइट तो F1 में रेड जैसा बनना चाहिए था, तो हम क्या कहते हैं इन दोनों में से जो डोमिनेंट है उस जैसा फिनोटाइप आया है। लेकिन क्या यहां पर फिनोटाइप रेड आया? नो। क्या यहां पर व्हाइट आया? नो। तो मैं कह सकता हूं F1 phenotype does not resemble either of the two parents. F1 phenotype does not resemble either of the two parents. And it is in between two. रेड और व्हाइट के बीच का एक कलर ऑब्टेन हो रहा है जिसे हम बोल रहे हैं पिंक। तो मैं कह सकता हूं F1 में ये पिंक ऑब्टेन करना ये पार्शियल डोमिनेंस को या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि पार्शियल डोमिनेंस नहीं, यहां पर कंप्लीट डोमिनेंस होता तो क्या होता? तो रेड को व्हाइट से यदि क्रॉस करवा रहे हैं और ऐसे केस में ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है, तो यहां पर जो F1 बनेगा यदि यहां पर रेड ही बने तो हम क्या बोलेंगे बेटा जी कि जो रेड है ये इस व्हाइट के ऊपर क्या हो गया डोमिनेंट। F1 में क्या बन रहा है? तो हम कह सकते हैं ये एक पेरेंट से सिमिलर है। कौन से पेरेंट से सिमिलर है? उस पेरेंट से सिमिलर है जो डोमिनेंट है। इनमें से डोमिनेंट कौन सा है? रेड। इस फिनोमेना को बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, और इस फिनोमेना को बोल रहे हैं इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? हमने जो बातें की इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और यह भी क्लियर होना चाहिए कि F1 में क्या बना है। उस F1 के फिनोटाइप से हमने यह भी एनालिसिस कर लिया कि पार्शियल डोमिनेंस क्या होगा और कंप्लीट डोमिनेंस क्या। समझ में आ गया सभी? इस तरीके का पार्शियल या इनकम्प्लीट डोमिनेंस फीचर जो है मिराबिलिस जलापा के अंदर, 4 o'clock प्लांट जो है उसके अंदर, स्नैपड्रैगन जिसे एंटीराइनम या डॉग फ्लावर कहते हैं, उस डॉग फ्लावर के अंदर देखने को मिलता है। तो मैं यहां पर एग्जांपल लिख सकता हूं कि पार्शियल डोमिनेंस डॉग फ्लावर, इसी को बोलते हैं एंटीराइनम। तो एंटीराइनम या डॉग फ्लावर जो है उसके अंदर इस तरीके का रेड का व्हाइट से क्रॉस कराकर जो पिंक ऑब्टेन किया जा रहा है वो पार्शियल या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करेगा। क्लियर है बेटा जी? और कंप्लीट डोमिनेंस आप देखते हैं
कि टॉल प्लांट यदि ड्वार्फ से क्रॉस करता है तो टॉल ऑब्टेन करता है। तो हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि मान लो कि कोई भी रेड की जगह क्या होता, टॉल प्लांट, और इसकी जगह क्या होता, ड्वार्फ, तो F1 में क्या मिलता, टॉल। तो देखो अभी मैंने रेड को व्हाइट से क्रॉस कराकर रेड बनाया, तो मैंने कहा कि डोमिनेंट जैसा बना। यहां पर टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस करवाया तो क्या बना, टॉल। ये भी क्या बना, डोमिनेंट जैसा बना। तो इस तरीके की कंप्लीट डोमिनेंस पाइसम सेटाइवम के अंदर देखने को मिलती। जॉन ग्रेगर मेंडल ने, जिसने डिफरेंट 7 कैरेक्टर के ऊपर स्टडी किया पाइसम सेटाइवम पर, तो उनकी सभी की डोमिनेंट वैरायटी भी है और रिसेसिव वैरायटी भी है। यदि डोमिनेंट को रिसेसिव से क्रॉस कराओगे तो F1 में हमेशा वो मिलेगा जो डोमिनेंट होगा। क्लियर है बेटा मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है? अभी आपने पार्शियल और इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा, यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, F1 को देखना पड़ेगा, क्योंकि F1 से हमें यह पता लग रहा है कि क्या कंप्लीट डोमिनेंस है या पार्शियल या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो F1 से हमें यह पता लगेगा कि कोडोमिनेंस है या नहीं। तो मैं कह सकता हूं F1 फिनोटाइप रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। F1 फिनोटाइप resembles of both the parents। जो F1 बनेगा वो दोनों पेरेंट से क्या होगा, रिजेम्बलेंस शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूं कि हमारे पास में एक AB ब्लड ग्रुप है, हमारे पास MN ब्लड ग्रुप है, तो हम एक एग्जाम्पल को लेकर देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहां लेकर चल रहे हैं, AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का। देखो कैसे, हमने कहा कि हमारे पास में ये A ब्लड ग्रुप है। A ब्लड ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी आरबीसी की सरफेस देखेंगे। आरबीसी की सरफेस पर मान लो ऐसा एंटीजन है, तो वो A को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर ये मान लो कि हमारे पास B ब्लड ग्रुप है, B की आरबीसी सरफेस देखेंगे तो ऐसा एंटीजन है। हम ये कह सकते हैं यहां पर A जो है ये डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, B जो है ये भी डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए भी क्या है बेटा, डोमिनेंट, और बी भी क्या है। जब इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट, तो अपना एक्सप्रेशन
दोनों फॉर्म डोमिनेंट होनी चाहिए। एक्सप्रेशन कैसे देगा? इस तरीके से एक्सप्रेशन देगा कि यहां पर ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और यहां पर बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, और ये इस तरीके से बनेगा ए बी, मीन्स ये भी डोमिनेंट था, ये भी डोमिनेंट था, इसने भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया और बी ने भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। इट मीन्स ए बी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है। कहने का मतलब एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव होता तो F1 में क्या पता डोमिनेंट जैसा बनता, और क्या पता उन दोनों के बीच का बनता, इंटरमीडिएट बनता। लेकिन यहां पर तो दोनों ही डोमिनेंट हैं, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों का एक्सप्रेशन हुआ है। इट मींस F1 में दोनों पेरेंट जैसी सिमिलरिटी डेवलप होंगी, इसी को बोलते हैं कोडोमिनेंस। समझ में आ गया सभी? डिफरेंस देखते हैं कि कोडोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है और कंप्लीट डोमिनेंस क्या है। फर्स्ट वन इज कोडोमिनेंस, सेकेंड वन इज पार्शियल और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड थर्ड वन इज कंप्लीट डोमिनेंस। अभी हमने ये देखा कि कंप्लीट डोमिनेंस में ये एक पेरेंट, ये दूसरा पेरेंट, और इन दोनों को क्रॉस करवाया, हमारे पास क्या मिला? F1। यहां पर भी एक पेरेंट, दूसरा पेरेंट, इन दोनों को क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या मिला? F1। यहां पर एक पेरेंट, दूसरा पेरेंट, दोनों को क्रॉस करवाया तो भी क्या मिला? अब यहां पर कंप्लीट डोमिनेंस में आपको यह देखना पड़ेगा कि पेरेंट कौन कौन से। एक पेरेंट देखिए बेटा, एक पेरेंट ही है, एक ये, एक का नाम दे दिया दिस इज डोमिनेंट पेरेंट, दिस वन इज रिसेसिव पेरेंट। डोमिनेंट पेरेंट हमने ये मान लिया कि ये कोई टोल है, रिसेसिव ये हमने ड्वार्फ मान लिया। तो F1 में क्या बनेगा? F1 में बनेगा टोल, और इसका जीनोटिपिक एक्सप्रेशन यदि हम दें कैपिटल टी, ड्वार्फ स्मॉल टी, इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो ये होमोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस कंडीशन, लेकिन ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। लेकिन F1 का जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आया, ये फिनोटिपिक एक्सप्रेशन वो किससे सिमिलर है? किसी एक पेरेंट से। और कौन से पेरेंट से सिमिलर है? जो उनमें से डोमिनेंट है उसमें से। इस फिनोमिना को बोलेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। सेकंड है पार्शियल और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये पेरेंट यहां पर ये मान रहे हैं हम डोमिनेंट है, और यहां पर ये मान रहे हैं रिसेसिव।
फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी एक प्लांट की हाइट है और ये मान के चल रहे हम दिस इज 24 सेंटीमीटर लेंथ, और यहां मान के चल रहे हैं दिस इज 12 सेंटीमीटर लेंथ। तो मैं कह सकता हूं एक साइड में 24 है, एक साइड में 12 है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं यहां पर 18 सेंटीमीटर लेंथ का प्लांट बना, या मैं ये कहूं कि यहां पर डोमिनेंट पेरेंट रेड है और ये पेरेंट रिसेसिव व्हाइट है, और ये क्या बनाना शुरू कर दे, पिंक। ये 18 सेंटीमीटर इस 24 से सिमिलर नहीं है, ये 12 सेंटीमीटर से सिमिलर नहीं है, मीन्स F1 डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, किसी पेरेंट से सिमिलर नहीं। ये पिंक इस रेड से सिमिलर नहीं है, व्हाइट से सिमिलर नहीं, बट है क्या, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट इन दोनों के डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं दिस इज इंटरमीडिएट। आपसे कहा जाए जब किसी एक डोमिनेंट पेरेंट जैसा बन रहा हो रिजल्ट में तो कंप्लीट डोमिनेंस शो करेगा, और दोनों के डोमिनेंट और रिसेसिव का इंटरमीडिएट बन रहा हो तो इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस शो करेगा। और यहां पर ये पेरेंट भी क्या है, डोमिनेंट, और ये भी क्या है, डोमिनेंट, मींस दोनों पेरेंट डोमिनेंट। तो दोनों का क्या आएगा, एक्सप्रेशन आएगा। तो मैं कह सकता हूं दिस इज सिमिलर टू दिस वन एंड ऑल्सो सिमिलर टू दिस वन। यहां कह सकता हूं F1 इज सिमिलर आइदर ऑफ द पेरेंट, किसी एक पेरेंट से सिमिलर। मैं कह सकता हूं F1 डज नॉट सिमिलर टू बोथ द पेरेंट्स। यहां कह सकता हूं F1 इज सिमिलर टू बोथ द पेरेंट। यहां पर कोई सिमिलरिटी जनरेट नहीं हो रही, यहां किसी एक पेरेंट से सिमिलरिटी है और यहां पर दोनों पेरेंट्स। अब आप इजी वे से डिफरेंस देख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं डिफरेंस अमंग कोडोमिनेंस, पार्शियल और इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस। आप F1 के रिजल्ट को देखकर यह बता सकते हैं कि दिस इज पार्शियल और incomplete dominance, this is codominance and this is complete dominance. Is it clear to all of you? Okay. Next point देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मल्टीपल एलील। इसी को बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि व्हाट डज इट मीन बाय द मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील मीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर टू और मोर देन टू एलील्स आर प्रेजेंट। मिनिमम 2 और इससे ज्यादा ही होने चाहिए। मिनिमम 2 जो है वो तो किसी एक इंडिविजुअल के अंदर पॉसिबल हो सकता है, तो हम इस तरीके कह सकते हैं मोर देन 2, इसीलिए नाम क्या है, मल्टीपल एलील। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो हम कह सकते हैं बेटा
presence of more than two alleles, presence of more than two alleles, presence of more than two alleles of a character. ये ध्यान रहना चाहिए बेटा, presence of more than two alleles of a character. और इसी तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, presence of more than two alleles of the same character, of the same character. मैं कह सकता हूं जहां पर दो फॉर्म हो, नॉर्मल एलील्स, कोई भी एक जीन है, उस जीन की दो डिफरेंट फॉर्म है, दो कौन सी, वन इज डोमिनेंट, अनदर वन इज रिसेसिव। तो ये किसी एक इंडिविजुअल के अंदर पॉसिबल है। बट यहां पर हम नॉर्मल एलील की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीपल एलील की। तो मैं कह सकता हूं मोर देन टू एलील्स। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि हमारे पास आई ए एक एलीलिक फॉर्म है, आई बी एक एलीलिक फॉर्म है, आई ओ एक एलीलिक फॉर्म है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या हो गया, मोर देन टू एलील्स। और ये किसे रिप्रेजेंट करेंगी, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू एलील्स इज मल्टीपल एलील। मैंने अभी बताया टू एंड मोर देन टू, तो टू का मीनिंग क्या है, टू का मीनिंग है नॉर्मल एलील। बट यहां पर हम टू की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, मोर देन टू की बात करेंगे। मोर देन टू एलील्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, वो कैरेक्टर क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो ध्यान रहे, या तो किसी कैरेक्टर के लिए दो एलील बोल रहा है तो नॉर्मल एलील को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यहां पर हमने किसकी बात की, मल्टीपल एलील, तो दो से ज्यादा होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू एलील्स ऑफ ए कैरेक्टर और ऑफ द सेम कैरेक्टर इज मल्टीपल एलील। तो हमने ये अभी बताया कि नॉर्मल एलील तो किसी इंडिविजुअल में पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही मोर देन टू एलील्स आर पॉसिबल, तो उसके लिए हमें किसी एक इंडिविजुअल को नहीं देख सकते, उसके लिए हमें पूरी पॉपुलेशन को देखना पड़ेगा। इट मीन्स दिस इज एप्लीकेबल फॉर पॉपुलेशन। मल्टीपल एलील को स्टडी करना है, पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर मल्टीपल एलील के बारे में पता लगेगा। और इस मल्टीपल एलील के अंदर हमें जीनोटाइप निकालना है, तो जीनोटाइप निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा जी, जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला है n/2 n+1, और n जो है ये नंबर है, नंबर ऑफ एलील्स। अब आपसे ये कह दिया जाए कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दे, हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल
इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो अभी आपने देखा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एलील कितनी पॉसिबल है, 1 2 एंड 3। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं n/2 3/2, n+1 3+1, क्या लिखेंगे 3/2, 3+1 कितना हो गया 4, कितना बना 12/2, कितना बना 6। तो हम कह सकते हैं हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, 6 आर पॉसिबल। इसी तरीके से आपसे ये कह सकता है कि n की वैल्यू 4 है तो जीनोटाइप कितने पॉसिबल होंगे, जीनोटाइप निकाल सकते हैं n/2 तो 4/2, n+1 4+1, 4/2 इंटू 5 कितना आया 20/2 इज इक्वल टू, n की वैल्यू 4 है तो 10 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, n की वैल्यू 3 है 6 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। तो मल्टीपल एलीलिक कॉन्सेप्ट क्या है, presence of more than 2 alleles of a character or presence of more than 2 allele of the same character represent the multiple allele। क्लियर है बेटा जी, नोट करें इसे। नेक्स्ट इज प्लियोट्रोपी। अभी केवल बेटा हम टर्म्स को यूज करना सीख रहे हैं कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। प्लियोट्रोपी का मीनिंग क्या है ये समझे। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे इफेक्ट्स जो होते हैं केवल एक जीन के प्रोडक्ट से, तो मैं कह सकता हूं ए सिंगल जीन प्रोडक्ट may produce more than one effects। A single gene product may produce more than one effects। एक ही सिंगल जीन के, जनरली एक सिंगल जीन का प्रोडक्ट एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करे, लेकिन यहां पर एक सिंगल जीन का प्रोडक्ट मोर देन वन इफेक्ट प्रोड्यूस करे, उसी को क्या बोलते हैं हम, प्लियोट्रोपी। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, for example sickle cell anemia, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम और सिकल सेल एनीमिया। किसी एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया है, इसके जीनोटाइप्स ये पॉसिबल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल,
हीमोग्लोबिन नॉर्मल, हीमोग्लोबिन सिकल सेल, हीमोग्लोबिन सिकल सेल, हीमोग्लोबिन सिकल सेल। थ्री डिफरेंट जीनोटाइप्स यहां पर पॉसिबल, और जो जीनोटाइप्स यहां पर डिफरेंट पॉसिबल हैं, उनमें से ये जो कंडीशन है, इसकी होमोजाइगस कंडीशन में आते ही डेथ हो जाती है। ये जो कंडीशन है ये कैरियर की फॉर्म में काम करेगा, और ये जो कंडीशन है ये नॉर्मल, इसकी डेथ हो गई, ये कैरियर की फॉर्म में काम कर रहा है, और ये नॉर्मल। तो मैं कह सकता हूं ये यहां पर नॉर्मल, ये यहां पर कैरियर या हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये कंडीशन नॉर्मल वाली क्या है, होमोजाइगस, कैरियर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और इसकी क्या होगी, डेथ। अब जो यहां पर कैरियर का काम करेगा, इसके पास मलेरियल रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है। एक साइड में तो क्या कर रहे हैं, होमोजाइगस कंडीशन में आते डेथ कर दिया, दूसरी साइड में इसी की कैरियर जीन जिसके पास है, उसके पास मलेरियल रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो गई। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब एक जगह पर तो अलग इफेक्ट है, दूसरी जगह पर अलग इफेक्ट। इसको स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम से सीखने की कोशिश करते हैं, वहां से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, हमारे पास इसकी जीन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर, ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई, अभी भी हमने होमोजाइगस कंडीशन देखी, ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई, ये भी हमने देखी थी, और दोनों को यदि क्रॉस करवाएं तो हमारे पास ये कंडीशन डेवलप होगी। समझ गए? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, पहली कंडीशन ये, इसने इससे क्रॉस किया, ये बना। ये स्टार्च का प्रोडक्शन जो है ज्यादा अमाउंट में करेगा, ये स्टार्च का प्रोडक्शन कम अमाउंट में करेगा, ये ज्यादा अमाउंट, ये कम अमाउंट। ये जो बनेगा ये इन दोनों का इंटरमीडिएट प्रोडक्शन करेगा। यहां पर 3 एरो शो किया है, इसका मतलब यहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। 1 एरो शो किया इसका मतलब मिनिमम, या 2 किया है तो ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच। तो जहां पर स्टार्च का प्रोडक्शन ज्यादा होगा वो स्टार्च स्टोर होता हुआ चला जाएगा, सीड के अंदर स्टोर हो गए। जहां पर इसका प्रोडक्शन कम होगा वहां पर सीड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कि जहां ज्यादा प्रोडक्शन था वो शेप ऐसी होगी, जहां पर कम प्रोडक्शन था वो ऐसी होगी, और जहां पर इंटरमीडिएट प्रोडक्शन हुआ उसकी शेप इससे कम, इससे ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं इस सीड के शेप जो है लार्ज साइज है, इसकी कैसी है, स्मॉल है, और इसकी क्या है, इंटरमीडिएट। अभी आपने देखा लार्ज को स्मॉल से क्रॉस करवाया, तो दोनों में डोमिनेंट कौन है, लार्ज। क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट। यहां पर इंटरमीडिएट बनना ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनकंप्लीट और पार्शियल डोमिनेंस।
तो मैं कह सकता हूं स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम ने क्या डिसाइड किया यहां पर, एक चीज डिसाइड की, सीड का साइज डिसाइड किया कि साइज लार्ज होगा, स्मॉल होगा या इंटरमीडिएट होगा। अब जहां पर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम ने स्टार्च का प्रोडक्शन ज्यादा किया, तो स्टार्च जहां पर इकट्ठा होगा तो उसकी शेप ऐसी होगी, इस शेप को हम बोल रहे हैं राउंड शेप। और जहां पर स्टार्च बहुत कम अमाउंट में बना है, तो इसमें देखो ऐसी झुर्रियां पड़ी हुई हैं जिनको बोलते हैं रिंकल्ड शेप। और ये जो बना है, यहां पर भी स्टार्च का सिंथेसिस हुआ है, तो मैं कह सकता हूं ये कैसी शेप में आ गया, तो राउंड का क्रॉस रिंकल्ड से क्रॉस किया जाए, तो बेटा जी आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, राउंड का रिंकल्ड से क्रॉस कराकर क्या बनता है, राउंड बनता है। तो राउंड का रिंकल्ड से क्रॉस कराकर राउंड, तो देखो ये इस पेरेंट से सिमिलर हो गया ना, इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस। अभी आपने देखा पहला स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम ने क्या डिसाइड किया था, सीड की साइज, और अब क्या डिसाइड कर रहा है, वही सीड के शेप। समझ में आ गया होगा आपको कि एक सिंगल जीन है, उस सिंगल जीन के प्रोडक्ट, इस सिंगल जीन का जो प्रोडक्ट है उसके मोर देन वन इफेक्ट, सीड की साइज भी और सीड की शेप को भी डिसाइड एक ही जीन ने किया। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल इफेक्ट फिनोमिना या प्लियोट्रोपी इफेक्ट। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया सभी को? दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम होमोजाइगस इस कंडीशन में है, और होमोजाइगस डोमिनेंस में है, तो स्टार्च का ज्यादा सिंथेसिस होगा, यहां पर स्टार्च का कम सिंथेसिस होगा, इसलिए उस सीड की शेप सही ढंग से डेवलप नहीं हो पाई। यहां पर सीड की शेप सही ढंग से डेवलप हो पाई, राउंड शेप, ये रिंकल्ड हो गया। राउंड को रिंकल्ड से क्रॉस कराया तो क्या बना है, राउंड, कंप्लीट डोमिनेंस। इस सीड का साइज लार्ज है, इसका स्मॉल है, ये इंटरमीडिएट, इट मींस इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस। तो एक ही जीन ने पार्शियल डोमिनेंस और उसी जीन के प्रोडक्ट ने कंप्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब वन जीन प्रोडक्ट may produce more than one effect. It means this is the pleiotropy effect. Clear beta? Next point. नेक्स्ट पॉइंट है लिंकेज। भी केवल वर्ड्स के बारे में समझ रहे हैं कि इन वर्ड का मीनिंग क्या है। लिंकेज मीन्स फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द टू जीन इट इज द physical association of two genes on a chromosome. It is the physical association of two genes ऑन ए क्रोमोजोम। तो मैं कह सकता हूं ऑन ए क्रोमोजोम मीन्स सिमिलर क्रोमोजोम।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पर यहां पर हमने कहा ए, यहां पर बी, यहां पर सी। तो मैं कह सकता हूं ए बी सी, देयर आर 3 जीन्स are located on similar chromosome and 3 genes are located on a single chromosome. Then we can calculate the physical association A and B and B and C. A and B and B and C में देखा जाए तो B सी के क्लोजर है, ए से थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, या मैं कह सकता हूं ए एंड सी दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इन दो के बीच में स्टडी किया, इन दो के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं ए और सी में डिस्टेंस ज्यादा है, तो फिजिकल एसोसिएशन क्या होगा? कम। ये क्या होगा? कम। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस और लिंकेज जो है जितनी लिंकेज ज्यादा होगी डिस्टेंस उतनी कम होगी। समझ गए? इट इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 जीन ऑन ए क्रोमोसोम। यहां पर ये कह सकते हैं हम कि ए और सी का देखा, अब ए और बी का देखा जाए या बी और सी का देखा जाए तो हम कह सकते हैं बी एंड सी। बी एंड सी में डिस्टेंस इसके कंपैरेटिवली डिस्टेंस क्या है? कम। तो मैं कह सकता हूं बी एंड सी में कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली फिजिकल एसोसिएशन ये क्या होगी? ज्यादा। तो किसी भी एक क्रोमोसोम पर ये एसोसिएशन क्यों देख रहे हैं हम? इसलिए देख रहे हैं कि जब हम इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे तो इनहेरिटेंस क्या है? द प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व in the transfer of a character from parent to progeny। किसी भी कैरेक्टर का एक पेरेंट से प्रोजेनी में जाने वाली जो प्रोसेस है वो क्या? इनहेरिटेंस। और किसी कैरेक्टर का एक पेरेंट से प्रोजेनी में जाना ये क्या? हेरेडिटी। तो पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर किस फॉर्म में जाएगा? इस क्रोमोसोम के फॉर्म में, क्योंकि उस कैरेक्टर की जीन कहां पर है? क्रोमोसोम के ऊपर। अब ये जाएगा तो ए बी सी ऑल 3 जीन्स आर लिंक्ड। सेम क्रोमोसोम पर है तो सभी एक दूसरे से लिंक्ड है। दे हैव टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे तो भी इनकी टेंडेंसी ये है कि ये साथ ही रहे, क्योंकि एक क्रोमोसोम पर। बट दी जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय द क्रॉसिंग ओवर इवेंट। इन जीन को सेपरेट करने का एक ही इलाज है, क्रॉसिंग ओवर कराओ। क्रॉसिंग ओवर कराओगे ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। क्रोमोसोमल पार्ट जो एक्सचेंज होंगे तब यहां से ये जीन क्या हो सकती है? मूव कर सकती है।
तो मैं कह सकता हूं फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द टू जीन ऑन ए क्रोमोसोम और ए सिमिलर क्रोमोसोम is known as linkage, and linkage is inversely proportional to distance. And linked gene can be separated by the crossing over. जब तक आप क्रॉसिंग ओवर नहीं कराओगे तो लिंक्ड जीन को सेपरेट नहीं कर सकते. एंड लिंक्ड जीन हैव द टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. एक जनरेशन से दूसरे में जाएंगे तो भी इनकी टेंडेंसी साथ में रहने की रहेगी, लेकिन साथ में रहने से अलग करने के मैकेनिज्म क्या है? क्रॉसिंग ओवर है. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है ये भी समझे ध्यान से. जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन. जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल it describe that generation of non-parental gene combinant या non-parental combinant या इसी को बोलते हैं जीन कॉम्बिनेशंस. क्या मीनिंग हुआ ये समझे. मैंने ये कहा कि यहां पर एक पेरेंट लिया, ये दूसरा पेरेंट, इसने क्रॉस किया, रिजल्ट में यहां पर फर्स्ट जनरेशन आई. फिर इस फर्स्ट जनरेशन से इस फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस हुआ, फिर रिजल्ट में आपके पास F2 जनरेशन आई. सबसे पहले कौन सी जनरेशन? पेरेंट, फिर F1 बने, F1 के बाद F2 जनरेशन बने. अब इस F2 को हम स्टडी कर रहे हैं. F2 में क्या बनेगा? या तो पेरेंट से सिमिलर या मैं कह सकता हूं पेरेंट से नॉन सिमिलर. क्योंकि यहां पर हम क्या देखेंगे, इनका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं और फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में F2 जनरेशन में हमने देखा कि या तो पेरेंट से सिमिलर होगा. पेरेंट से सिमिलर एक्सप्रेशन को बोलते हैं पेरेंटल, और पेरेंट से नॉन सिमिलर एक्सप्रेशन को बोलते हैं नॉन पेरेंटल. और जो नॉन पेरेंटल होगा इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट. इट डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल. मीन्स ये पेरेंट ने क्रॉस करके F1 बनाया, फिर F1 से F2 पर जा रहे हैं, तो हमारे पास दो चीजें मिली, पेरेंट से सिमिलर, पेरेंट से नॉन सिमिलर, पेरेंट से सिमिलर पेरेंटल, पेरेंट से नॉन सिमिलर नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट. इसी को परसेंटेज वाइज निकालते हैं. तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन,
परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कैसे निकालें? पहले तो ये तो पता लग गया कि कौन पेरेंटल है कौन नॉन पेरेंटल। अब मान लो ऐसा नहीं दे रखा, क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि एक क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक F2 जनरेशन में 1000 टोटल मेंबर है, उन 1000 में 650 जो मेंबर हैं वो पेरेंटल है, और आपसे कहा गया है कि रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज निकाल। तो अब बेटा जी आपको पता लग गया F2 में कितने थे 1000, तो मैं कह सकता हूं ये क्या हो गए टोटल, माइनस 650 ये क्या है पेरेंटल। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया 350, तो मैं कह सकता हूं 350 आर नॉन पेरेंटल, या इसी को कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कैसे निकालें? तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इंटू 100, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो हम यहां से क्या कहें, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन कितने बने, भाई पेरेंटल दिया हुआ था, हमने क्या किया उसको माइनस कर दिया, तो हमें पता लग गया नॉन पेरेंटल होंगे। तो 350 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं 1000 इंटू 100, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0, इस 0 से ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना आ गया 35। तो हम ये कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन कितना परसेंटेज हुआ यहां पर 35%। और बेटा जहां पर भी नए कॉम्बिनेशन बनते हैं या नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो फॉर्मेशन हुए हैं, ये किसका रिजल्ट है क्रॉसिंग ओवर का। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 35% जनरेट हुए हैं ये किसकी वजह से जनरेट हुए होंगे, कि जब क्रॉसिंग ओवर डेवलप हुआ होगा तब ये जनरेट हुए होंगे। क्लियर है बेटा सभी को? नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझने से पहले मैं अभी तक कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया एक बार उनको समराइज कर देता हूं बेटा। सबसे पहले आते ही मैंने बताया आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इसी का नाम दिया पार्शियल डोमिनेंस। और इसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि जो F1 बनेगा दैट विल बी द इंटरमीडिएट ऑफ द पेरेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस के बाद मैंने को डोमिनेंस का एक्सप्लेन किया। और को डोमिनेंस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो F1 बनेगा विच इज सिमिलर टू बोथ द पेरेंट, और जो F1 बनेगा वो दोनों पेरेंट से रिजेम्बलेंस शो करेगा। फिर उसके बाद मल्टीपल एलिलिज्म, मैंने आपको यहां पर बताया
कि कोई भी एक सेम कैरेक्टर है और उसके अंदर मोर देन 2 एलील्स आर रिक्वायर्ड, मोर देन 2 एलील्स। यदि सिंगल, मैं ये कह सकता हूं कि ओनली 2 एलील्स, इट मीन्स द नॉर्मल, और मोर देन 2 इट मीन्स द मल्टीपल एलील। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है तो वहां पर IA, IB, IO 3 डिफरेंट एलील्स रिक्वायर्ड है, इसलिए वो किसका एग्जाम्पल होगा? मल्टीपल एलील का। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद मैंने बात किया प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी मीन्स सिंगल जीन प्रोडक्ट may प्रोड्यूस मल्टीपल इफेक्ट। और उसके बाद मैंने बताया लिंकेज। लिंकेज के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन्स ऑन द सिमिलर ऑन क्रोमोसोम, और मैंने डिस्टेंस के बेसिस पर भी उसमें रिलेशन किया कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी लिंकेज उतनी कम होगी। मींस लिंकेज एंड डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देन रिकॉम्बिनेशन, जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस, उनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो इन सब के बारे में आज मैंने बताया, तो आपको इन सब में डिफरेंस भी समझ में आया होगा कि कंप्लीट डोमिनेंस क्या है, पार्शियल डोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म क्या है, प्लियोट्रोपी इफेक्ट क्या है, लिंकेज क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है। तो हमने एक चीज देखी कि जो लिंकेज है उसका डिस्टेंस से हमने ये रिलेशन दिया, लेकिन ये भी याद रहे कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन इन दोनों के अंदर भी, तो मैं कह सकता हूं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन इनमें भी सिमिलर ऐसा ही रिलेशन होता है। जैसे लिंकेज और डिस्टेंस का है, वैसे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है मेरी बात? तो ये कहूं कि रिकॉम्बिनेंट बहुत ज्यादा बनेंगे तो लिंकेज कम होगा। और अभी आपने देखा कि रिकॉम्बिनेंट किसकी वजह से बने थे? रिकॉम्बिनेंट बने थे बेटा जी क्रॉसिंग ओवर की वजह से बने थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट जो जनरेट हो रहे हैं वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो लिंकेज और डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का इनवर्स रिलेशन है, रिकॉम्बिनेंट और क्रॉसिंग ओवर का डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगा तब रिकॉम्बिनेंट होगा। तो इसी को एक ही फॉर्म में लिख भी सकते हैं, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, और लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। मीन्स मैं ये कहूं कि एक हमारे पास ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर इसकी पोजीशन A, इसकी पोजीशन B और इसकी पोजीशन C। ये देखना चाह रहे हैं कि इनमें रिलेशन क्या है। तो A और B के बीच में जितनी डिस्टेंस कम है और B और C के बीच में जितनी डिस्टेंस ज्यादा है और A और C के बीच में डिस्टेंस और भी ज्यादा है, तो हम गेस कर सकते हैं कि डिस्टेंस A और C में डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी लिंकेज उतनी ही कम होगी, और हमारे बीच में भी दूरियां जितनी ज्यादा बनती चली जाती हैं
तो लिंकेज खत्म हो जाती है। क्लियर है मेरी बात? और जितनी दूरियां कम होती चली जाती हैं, बॉन्डिंग बढ़ती चली जाती है, और उस बॉन्डिंग को ही क्या बोल रहे हैं बेटा? लिंकेज। तो एक्सपेरिमेंट में मैं इसको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। धीरे धीरे हम रिजल्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच।